गाइस आपने होटल लीला पैलेस का नाम तो सुना ही होगा। इनके पास काफ़ी सारी आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ है इंडिया के अंदर और वो अपने लग्जरी होटल्स के लिए काफ़ी फेमस है। अभी हुआ क्या ना, रिसेंटली मई 2025 के अंदर इस कंपनी का आईपीओ आया। कंपनी ने अराउंड 3500 करोड़ मार्केट से रेज किए हैं और उसके बाद मैनेजमेंट जो है ना, उसने अपनी कॉन कॉल्स के अंदर ये बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब गाइस इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम होटल इंडस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हमें समझ आ पाएगा ओवरऑल बिजनेस इस कंपनी का। देखो एक टर्म आती है, सबसे पहले बोलते हैं उसको ऑक्यूपेंसी रेट। मतलब ये समझ लो कि एक होटल है, उसके पास 100 रूम्स है। 100 रूम्स अगर होंगे तो उसमें ऑक्यूपेंसी रेट अगर 70% है, इसका मतलब ये हो गया कि एट एनी पॉइंट इन टाइम 70 रूम्स जो है ना वो फिल होंगे और 30% रूम्स जो होंगे ना वो वेकेंट रहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज ARR। ARR का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर रूम। एवरेज रेवेन्यू पर रूम क्या है बेसिकली कि ऑन एन एवरेज देखो बहुत सारे तरीके के रूम्स होंगे। 100 रूम्स हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे, कुछ स्वीट्स होंगे, कुछ नॉर्मल रूम्स होंगे, तो सबके अलग अलग रेट्स रहेंगे। एक बार के लिए हम एवरेज पकड़ लेते हैं कि इनकी जो एवरेज जो आ रही है ना वो 30,000 रुपीज़ आ रही है। तो 30,000 क्या हो गया ना, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर रूम। तो हमारे पास दो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, एक ARR आ चुका है और एक आ चुका है ऑक्यूपेंसी रेट। अब एक बात समझो, ये तो हो गया जितने रूम हमने फिल किए, लेकिन काफ़ी सारे खाली भी तो रह गए। अब वो खाली रह गए हैं, लेकिन अगर वो भी फिल होते तो होटल का रेवेन्यू बढ़ पाता, लेकिन क्योंकि होटल ने उसको वेकेंट ही रखा तो ये इट्स काइंड ऑफ अ लॉस्ट रेवेन्यू। ये वही वाली बात हो गई जैसे आपका एक सिनेमा हॉल के अंदर होता है कि अगर आपकी सीट नहीं भरी तो वो आपका रेवेन्यू लूज हो गया हमेशा के लिए। तो होता क्या है ना, उसको समझने के लिए हम एक और टर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेव पार। रेव पार क्या होता है बेसिकली, वो बोलते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू पर रूम है और इनटू कर देते हैं उसको ऑक्यूपेंसी रेट से। एवरेज रेवेन्यू पर रूम कितना मैंने आपको बताया था 30,000, हमने उसको ऑक्यूपेंसी रेट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 70%। तो कितना वैल्यू आ गई 21,000। इसका मतलब टोटल 100 रूम्स पे हमने 21,000 अर्न किया होगा ऑन एन एवरेज। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रेव पार। तो आपको तीन टर्म समझ आ गई गाइस, एक हो गया ऑक्यूपेंसी रेट, एक हो गया ARR और एक हो गया रेव पार। हमें इन तीनों को ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके हम इस बिजनेस को समझ पाएंगे अच्छे से। अब गाइस क्योंकि मैंने आपको बताया कि लीला पैलेस होटल जो है ना ये लग्जरी होटल है। अब लग्जरी होटल्स के अंदर क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर रूम जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको कंपेयर कर लो चाहे लेमन ट्री से कर लो या इंडिया होटल्स जो ताज होटल्स वगैरह हो गए इनसे कंपेयर कर लो। होता क्या है ना, जैसे लेमन ट्री जो है ना वो कैसे काम करता है, वो एक वॉल्यूम गेम में काम करता है। वो मीडियम रेंज के अंदर वर्क करता है, मिड प्रीमियम रेंज के अंदर वर्क करता है। तो अब ये समझ लो वहाँ पर रूम के रेंट कितने रहते हैं, 5,000, 6,000, 8,000, मतलब अपर एंड हो गया वो 10,000 का हो गया। तो इस तरीके से लेमन ट्री के अंदर इन रेट्स के ऊपर चलता है। अब होता क्या है ना, ऐसे टाइप के जो होटल्स हैं वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं, वो वॉल्यूम पे वर्क करते हैं। मतलब हमारी ऑक्यूपेंसी रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहे। जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट रहेगी हमारा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर रूम तो उतना ज़्यादा हो नहीं सकता, एक लिमिट से ऊपर हम चार्ज कर नहीं सकते क्योंकि हम उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनको दे नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक लिमिट से ऊपर कैप आ जाती है। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपको मैं बोलूँ कि नहीं आपको लेमन ट्री के अंदर आपको 12-14 हज़ार रुपये पे करने हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि इससे बेटर मैं किसी और अच्छे 5 स्टार होटल के अंदर ही चला जाऊँ। तो ये बात लेमन ट्री को भी पता है। तो लेमन ट्री क्या करता है ना, वो अपनी ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है क्योंकि उनके पास ARR को इंक्रीज करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब बात करते हैं एक बार लीला होटल की तरफ, क्योंकि लीला होटल क्योंकि लग्जरी के अंदर है। अब इस लग्जरी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि लीला होटल जो है ना, क्योंकि उसके पास वो ऐसे टाइप की क्लाइंटेल को फोकस कर रहा है जिनके पास पैसा बहुत है, दे हैव हाई डिस्पोजेबल इनकम, रिच क्लास आती है। तो रिच क्लास अगर आएगी तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर रेंट जो है ना उस पर्टिकुलर रूम का अगर 35 की जगह अगर 38,000 हो जाएगा या 40,000 हो जाएगा, दे विल नॉट केयर। उनको एक्सपीरियंस चाहिए एंड दे हैव टू सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स, तो वो होटल लीला पैलेस के अंदर ही जाएंगे। तो इसी रीजन की वजह से ना इसका जो ARR जो है ना वो कंसिस्टेंटली डबल डिजिट के अंदर ग्रो कर रहा है। मतलब अभी आप Q4 FY26 के भी रिजल्ट्स को देखोगे ना तो भी ARR जो है ना इनका 15% प्लस से ग्रो किया है। जबकि बाकी जितनी भी होटल कंपनीज जो है ना जो प्रीमियम और मिड प्रीमियम के अंदर वर्क कर रही हैं वो अपने ARR को इंक्रीज कर ही नहीं पा रही हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अब होटल लीला पैलेस के बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो गाइस 60% जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो होटल रूम्स के रेंटल के थ्रू आता है और जो 40% है वो फूड एंड बेवरेजेस से आता है। मतलब फूड एंड बेवरेजेस भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब होता क्या है ना, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरी होटल है तो होता क्या है, जितने भी क्लाइंटल यहाँ पे आती है वो मोस्टली यहीं पे ही खाना पसंद करती है। तो अगर वो करेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और होता क्या है ना, बहुत सारे आउटसाइडर्स भी होते हैं जो बेसिकली रूम नहीं लेकर रह रहे बट वो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स के अंदर उनके ज़रूर एक्सेस करने आते हैं। तो बेसिकली वो भी इनका
इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो यहाँ पर आता है। सेकंड चीज़ क्या है ना, यहाँ पर देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये लग्जरी होटल है और ये नोन किस चीज़ के लिए है, वेडिंग्स के लिए। बहुत ही हाई प्रोफाइल वेडिंग्स जो है ना वो यहाँ पर होती हैं। अब आपने सुना ही होगा होटल लीला पैलेस उदयपुर, या फिर दिल्ली के अंदर हो गया, या मुंबई के अंदर हो गया, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ पर इनके बहुत ही आइकॉनिक होटल्स हैं एंड दे आर नोन फॉर देयर प्रॉपर्टीज़। और इनकी होता क्या है ना, वाई दे आर सो लग्जरी, क्योंकि देखो होता क्या है, इनके पास जो प्रॉपर्टी जो है ना वो बहुत ही ऐसी जगहों पर स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको रेप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप ये समझ लो, अगर मैं उदयपुर की बात करता हूँ, अब उदयपुर के अंदर जो होटल लीला पैलेस जो है ना वो बेसिकली लेक के बीचों बीच है, ठीक है। अब आप ये समझो कि लेक के अंदर जाकर वो पूरा होटल उन्होंने इस लेवल पे बना रखा है। डू यू थिंक वहाँ पर एक और ऐसी और जगह होगी जहाँ पर ऐसे टाइप का कोई और बंदा होटल बना सकता है? तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैपिटल चाहे जितना मर्जी आ जाए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कल्चरली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो ये कंपनी ओन करके बैठी है एंड दैट इज़ वाई दे गिव यू अ पैलेस लाइक फील, और इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है एंड दैट इज़ वाई दे आर एबल टू चार्ज सच हाई ARRs एज वेल। इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स जो है ना दैट इज़ प्रीमियम पैकेजेस एंड मेंबरशिप्स। मतलब होता क्या है ना, इनके पास कुछ एक्सक्लूसिव क्लब्स होते हैं जहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड लोग ही इसका पार्ट बन सकते हैं। अब होता क्या है, इनके अंदर क्या होगा ना, ये लोग उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं और उसके लिए बहुत ही मेंबरशिप फीस भी बहुत हाई रहती है। लेकिन वही वाली बात है ना, जितने भी हाई क्लास लोग हैं जो कंसिस्टेंटली इस होटल को विजिट करते हैं या इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, दे हैप्पीली पे फॉर दिस मेंबरशिप। और इनकी जो कॉस्टिंग होती है ना बेसिकली वो 45 लाख 50 लाख तक इनकी मेंबरशिप्स चली जाती हैं एंड पीपल हैप्पीली पे फॉर इट। अब गाइस देखो, IPO आने से पहले इस कंपनी के पास 14 प्रॉपर्टीज़ थी। मतलब होता क्या ना, आपको एक चीज़ तो देखो पता ही है कि होटल बिजनेस जो है दैट इज़ क्वाइट कैपिटल इंटेंसिव। मतलब पहले आपको लैंड लो, फिर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करो, फिर आपको एक लग्जरी फील वाला एक आपको होटल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर ऑक्यूपेंसी आएगी, लेकिन आपको मैनेजमेंट स्टाफ को भी आपको पैसा देना पड़ेगा, आपकी डे टू डे आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है ना, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है और साथ में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो होता क्या है ना, होटल्स कंपनीज जो है ना उनको बहुत सारा मार्केट से डेट लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अभी कोविड के बाद हुआ क्या ना, बहुत सारी होटल कंपनीज जो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गई थी, क्योंकि एकदम से ऑक्यूपेंसी रेशियोज एकदम से काफ़ी कम हो गए थे। और होता क्या है ना, इन्होंने इतना सारा लोन्स ले रखे होते हैं मार्केट से, तो इनको इंटरेस्ट भी उसके ऊपर पे करना है, अब चाहे कुछ भी हो। तो होता क्या है ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था। तो ये कंपनीज अब क्या करने लग गई हैं, इन्होंने क्या किया, बेसिकली दे हैव मूव टू एन एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल क्या है कि बेसिकली क्या करेंगे कि हम ना होटल खुद नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मान लो चलो होटल लीला पैलेस ही है, होटल लीला पैलेस क्या कर रहा है, उसको एक बहुत ही अच्छी जगह पसंद आ गई है। अब पॉइंट इज कि वहाँ का जो ओनर जो है ना उस पर्टिकुलर लैंड का, वो उसको बेचने को भी तैयार नहीं है। अगर वो उसको सेल करेगा ही नहीं तो वहाँ पे वो उसको लैंड को एक्वायर करके वो उसके ऊपर प्रॉपर्टी बना नहीं सकते। तो होता क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं, कई बार इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि यार देखो आपके पास एक लैंड है, आप एक काम करो, ये लैंड हमको दो, वी विल नॉट पे यू फॉर द लैंड। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना होटल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, और हम अपनी मैनेजमेंट टीम भी आपको देंगे। बेसिकली हम आपको पूरी एक्सपर्टीज देंगे, क्योंकि यार एक बात समझो, होटल लीला पैलेस जो है ना वो अपने एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है, और वो अपना ब्रांड नेम अगर इनके साथ लगाएगा तो आप ये समझ लो साथ में इनको अपनी एक्सपर्टीज भी देनी पड़ेगी, जिससे वो उस लेवल का एक्सपीरियंस भी दें, तभी तो वहाँ पे कस्टमर आना पसंद करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन कंपनीज के साथ, इन लोगों के साथ बेसिकली, कि आपका होटल हम मैनेज करेंगे, बेसिकली लैंड आपका, होटल हम बनाएंगे, आप भी थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर लो, और हुआ क्या, हम यहाँ पे पूरा मैनेज करेंगे। और मैनेज करने का व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आप हमको अपनी मैनेजमेंट फीस दोगे बिकॉज वी आर मैनेजिंग इट, और ये एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, ऑन टॉप ऑफ इट इसके अंदर एक वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर लिमिट से अच्छा परफॉर्मेंस अगर होटल करता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग भी रहती है। अब इससे क्या होगा ना, ये कंपनीज जो है ये क्या करती हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पैसे भी नहीं लग रहे और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मैनेजमेंट फीस मेरे को कंसिस्टेंट आने लग जाती है। अगर मैनेजमेंट फीस मेरे को कंसिस्टेंट आने लग जाएगी तो मेरा रेवेन्यू सोर्स जो है ना वो काफ़ी हद तक मेरा स्टेबलाइज हो जाएगा और अल्टीमेटली वो ग्रो करेगा। अब देखो इससे ना दो फायदे हो जाते हैं।
पहली चीज़ क्या क्या होती है कि क्योंकि मेरे को कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा उस पर्टिकुलर होटल में नहीं लगाना पड़ा, तो उनके पास इनको इतना मार्केट से डेट नहीं लेना पड़ेगा। मतलब उनकी बैलेंस शीट जो है ना, वो उतनी स्ट्रेच्ड नहीं दिखेगी जितनी कि यूजुअली हो सकती थी। सेकंड चीज़ क्या है, क्योंकि वहाँ से इनकम आनी ही आनी है। अगर मान लो वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू XYZ रीज़न, हो सकता है ऑक्यूपेंसी रेट्स एकदम से कम हो जाए। अगर कोई भी कम हुए तो उससे इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस कंपनी को तो उतना ही इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, वो बात सही है कि प्रॉफिट शेयरिंग उतना ना मिले क्योंकि उस कंपनी ने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया, बट स्टिल तो इनको बेसिकली जो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाती है, तो उनको कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलती रहती है, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं आता। अब जैसे मैंने आपको बताया, लीला पैलेस के पास तो 14 होटल्स ही थे इससे पहले। अब क्या हो रहा है ना, इन्होंने क्या किया, क्योंकि IPO जब लेकर आए इन्होंने 3500 करोड़ मार्केट से रेज किया। अब इन्होंने क्या बोला कि अगले 3 साल के अंदर हम 9 प्रॉपर्टीज और ऐड करेंगे। देखो व्हाई आई थिंक इट इज़ अ गुड कंपनी और कैन डू रियली वेल, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। आप समझो, पहले 14 होटल्स थे, अगले 3 साल के अंदर 9 और होटल्स आ रहे हैं। मतलब ये समझ लो इतनी फास्ट लेवल पर ये अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कर रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इस कंपनी की सबसे बड़ी जो एज जो है ना, वो बेसिकली क्या है, क्योंकि एक लग्जरी होटल है, इसका जो ARR जो है ना, बेसिकली वो कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज कर पाते हैं, चाहे मार्केट कंडीशन कैसा भी हो, क्योंकि ये ऐसे टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। बेसिकली दे आर अल्ट्रा रिच क्लास, तो इनको फर्क नहीं पड़ता, और इनको फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये ARR को आराम से इंक्रीज कर सकते हैं। और इनकी नई प्रॉपर्टीज आ कर रही हैं, आगरा के अंदर, श्रीनगर के अंदर, रणथंभौर के अंदर, सिक्किम के अंदर, दुबई के अंदर। तो गाइस हो क्या रहा है ना, ये बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे जाके अपनी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज को वहां पर बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात, जो इनकी जो 14 प्रॉपर्टीज जो है ना, उनमें से 6 ओन्ड है, 7 जो है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में है, और एक जो है वो फ्रेंचाइज्ड मॉडल पे है। एक बार समझते हैं, देखो 6 तो वही अपनी की अपनी टोटल ओन्ड। अब इसके अंदर क्या है, लैंड भी इनका है और इनका कंस्ट्रक्शन भी इनका है। ऐसे टाइप के अंदर क्या होता है ना, इनके पास टोटल कंट्रोल होता है हर चीज़ के ऊपर, अपने पूरे ऑपरेशंस के ऊपर। सेकंड जो आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है, कि इसके अंदर क्या है, लैंड किसी और का है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और साथ में आप क्या कर रहे हो, अपनी मैनेजमेंट का स्टाफ उनको दे रहे हो, जिससे आप पूरा होटल को मैनेज कर पाओ। अब होता क्या है, मैनेजमेंट वगैरह जो है ना, वो तो कंपनी के हाथ में ही रहेगी, और ब्रांड जो है ना, वो भी होटल लीला पैलेस का ही होगा, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो किसी और की ही है, तो थोड़ा कंट्रोल जो है ना वो उनका भी रहता है। एंड द थर्ड थिंग विच इज कॉल्ड एज फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर क्या होता है ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या बोल रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई होटल ओनर ही था, ठीक है, उसके पास खुद का होटल है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार, हमारे पास ऑलरेडी एक होटल है, हमारे पास ऑलरेडी लैंड है, कंस्ट्रक्शन भी है, हम क्या करेंगे, इस होटल को और रेनोवेशन अपने बेसिस पर करेंगे, और क्योंकि हमें होटल को रन करने का एक्सपीरियंस भी है, व्हाट वी वांट इज कि आप हमें अपने होटल का ब्रांड नेम दे दो, और उसके अंदर हम कुछ क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। लेकिन क्या है ना, स्टाफ भी मेरा खुद का होगा, सब कुछ खुद का ही होगा। तो आप ये समझ लो कि अगर एक फ्रेंचाइज्ड मॉडल जो है, उसके अंदर होटल लीला पैलेस जो है ना, वो डायरेक्टली वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, उसने सिर्फ क्या किया हुआ है, डायरेक्टली उनको सिर्फ अपना ब्रांड का नेम दिया हुआ है, और वो अपने आप होटल खुद ही मैनेज कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और उसके बेसिस पर वो रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे विद होटल लीला। तो चलो गाइस, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि Q3 FY26 मतलब लास्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी ने क्या बोला था। देखो एक बात समझो, अगर मैं Q3 FY26 की बात करूँ ना, तो मैनेजमेंट की जो रेवेन्यू जो ग्रोथ उन्होंने जो लेकर आई थी, वो अराउंड 23-24% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, विच इज़ रियली रियली गुड। और क्योंकि मैंने आपको बताया, साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हम अगले 2 से 3 साल के अंदर हम इतनी 9 न्यू प्रॉपर्टीज़ खोल देंगे। अगर 9 न्यू प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी तो डेफिनेटली इनके, क्योंकि ARR तो बढ़ता ही जा रहा है, और ऑक्यूपेंसी भी ये बढ़ा लेंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, लग्जरी होटल है एंड एक्सपीरियंस को सेल कर रहे हैं, और इनका ब्रांड नेम जो है ना, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही अच्छा है। लेकिन इतने में क्या हुआ, Q4 FY26 के अंदर क्या हुआ ना, एकदम से इस कंपनी के ऑक्यूपेंसी रेट्स जो है ना, वो काफी हद तक गिर गए। मतलब ये समझ लो कि पहले इनका जो Q3 FY26 के अंदर इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट जो था, वो 78% था, लेकिन Q4 FY26 के अंदर ये 72% पे आ गया। क्या रीजन? वेस्ट एशिया की क्राइसिस। आपको पता ही है कि देखो US और ईरान के अंदर मार्च के अंदर वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब जितने मिडिल ईस्ट के लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर होटल लीला पैलेस के अंदर बुकिंग्स करा रखी थी, अब क्योंकि एकदम से वॉर हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लाइट्स भी नहीं चल पा रही थी, तो इन्होंने क्या किया ना, इनको अपने होटल बुकिंग्स को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मैनेजमेंट ने अपनी Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बोला कि हमने कैंसिल नहीं किया है, उन्होंने इन क्लाइंट्स को क्रेडिट नोट दे दिया 6 to 9 मंथ्स का।
मतलब कि आप 6 to 9 मंथ्स में आके कभी भी हमारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि जो रेवेन्यू जो था ना इनका, जो मार्च मंथ के अंदर इनका जो लूज हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आ पाएगा। वो इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स के अंदर दिस रेवेन्यू इज गोइंग टू कम अप, तो ये लोग कवर अप कर लेंगे। अब गाइस एक तरफ तो इनका ऑक्यूपेंसी रेट जो था ना वो 78% से 72% पे चला गया, तो डेफिनेटली उसकी वजह से थोड़ा रेवेन्यू लॉस तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका ARR जो था, एवरेज रेवेन्यू पर रूम, वो 15% से इंक्रीज कर गया टू 32,000 रुपीज। इसका मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्सो वो अपने रूम के प्राइसेस को इंक्रीज कर पा रहे हैं। लेकिन इनका जो रेवपार जो है ना वो सिर्फ 6% पे ही ग्रो किया टू 23,000। मतलब आप सोचो ARR जो है वो 15% से ग्रो किया, लेकिन रेवपार सिर्फ 6% से ही ग्रो कर पाया। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट कम हो गया था। ऑक्यूपेंसी रेट कम हुआ तो रेवपार फिर भी थोड़ा कम तो होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ARR अच्छे से बढ़ा तो रेवपार फिर भी थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स उसके बाद भी ये लोग इंक्रीज कर पाए अपने रेवपार को, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। गाइस कभी भी ऐसा होता है ना जब ये लोग अपने फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू अपना उतना रेवेन्यू नहीं कर पाते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग अपने डोमेस्टिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी मेंबरशिप्स और एक्सपीरियंसेस ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे वो अपने डोमेस्टिक लेवल पे अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज कर पाए। जिससे होता क्या है ना, ये लोग काफी सक्सेसफुली अपने रेवेन्यूज को स्टेबलाइज कर पाते हैं। अब गाइस वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो होटल लीला पैलेस जो है ना, इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम होने की वजह से ना ये कंसिस्टेंटली अपने ARR और रेवपार को इंक्रीज कर पा रहा है। दैट इज वन। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि इन्होंने IPO किया जिसकी वजह से इनके हाथ में काफी सारा पैसा आ गया है। अब पैसा आने की वजह से क्या है ना, ये लोग क्या करने वाले हैं, 9 प्रॉपर्टीज गोइंग फॉरवर्ड और इंक्रीज करेंगे 2 to 3 ईयर्स के अंदर। अगर मैं मैनेजमेंट की गाइडेंस के हिसाब से समझो भी ना, ऑन एन एवरेज ये अपनी रेवेन्यूज को 25 to 30% पे ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि ये हाई फिक्स कॉस्ट बिजनेस है तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, इसका मतलब ये कि जिस रेट पर रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना उससे ज्यादा रेट पर इंक्रीज कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से ये लोग अपने पैट को ग्रो करेंगे और अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब गाइस मैनेजमेंट तो देखो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं आपको हमेशा हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि देखो कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉमिस है, नो डाउट अबाउट इट। मैनेजमेंट के अंदर ग्रो करने की हंगर भी है, वो भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन लास्ट चीज जो आती है ना, दैट इज एग्जीक्यूशन, क्योंकि एक बोलना और एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो गाइस कंपनी के पास पोटेंशियल तो है, लेकिन वो क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी टीच यू इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप। क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, आपको 15 to 20 सेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि वो हर एक सेक्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप गो थ्रू करोगे और अगर वो आपके चेकलिस्ट अगर आपकी क्लियर हो पाएगी, तो वो वाली कंपनीज जो है ना, दे कैन डू रियली रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो गाइस अगर आपको सेक्टर्स को समझने में इंटरेस्ट आता है एंड यू रियली वांट टू लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी, तो आप इस पर्टिकुलर बूट कैंप को चेक कर सकते हो। लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।